नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे प्रमोशन में आरक्षण की। केंद्र सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। केंद्र सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण की नीति लागू करने से पहले अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के खाली पड़े पदों के आंकड़े एकत्र किए जाएं। ये क्या है पूरा मामला, इसे समझने की जरूरत है। इस पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ जुड़े हुए इस समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष विजय सांपला जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। हम बात करेंगे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के पूर्व सचिव श्यामल कुमार सरकार जी से। श्यामल जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय ब्रह्मे जी से। अजय जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत में विजय जी आपसे करूंगा, क्योंकि ये मसला जो है पदोन्नति में आरक्षण का एक लंबे समय से बहस का मुद्दा देश में बना हुआ था। इस पर अब केंद्र सरकार बढ़ती हुई दिख रही है। पूरा मसला ये क्या है? सरकार सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े इकट्ठे करने का संकेत दिया है, केंद्र सरकार ने भी उस बात को कहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने जो अपना हल्फनामा दिया है उसमें तो विशेष रूप से कहा कि वो आरक्षण में पदोन्नति के लिए वो सहमत हैं, उसको करना चाहते हैं। मगर समस्या वही आती है कि जो इनके पास अभी भी किसी भी क्योंकि राज्यों के का भी विषय है, तो वहाँ से डाटा होना चाहिए जी। और समस्या वहीं पे है कि डाटा बहुत लंबे समय से कहीं भी डाटा नहीं है। क्योंकि मैं अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन रहा हूं, तो हमारे पास तो समस्या ये थी कि रोस्टर नहीं बनता था। रोस्टर बनाने के लिए जब रोस्टर ही नहीं बनेगा तो डाटा कहाँ से आएगा? तो जितने भी हमारे पास लंबित केस हैं, तो वो सभी डिपार्टमेंट का अगर यही हाल रहेगा तो ये समस्या तो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। जी। और जहाँ तक आरक्षण में प्रमोशन में, ये तो पहले से 1955 से लागू था। उसके बाद 1992 में इंदिरा साहनी की जो केस आया उसमें कुछ आया, उसके बाद नागराजन का आ गया और अभी जो चल रहा है इसमें समय समय पर आता रहा। और डीओपीटी ने अपने समय समय पर अपने ओएम्स भी निकाले, क्योंकि जब भी हम कोई फैसला करते थे तो इसी आधार पे थे कि केस लंबित हैं जी। और अभी फैसला नहीं आया। तो ये था कि भाई एक प्रमोशन रिजर्वेशन के अगेंस्ट रिजर्वेशन दे दी जाए और जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट जनरल कैटेगरी, और अगर कोई उसकी किसी की मेरिट में आता है तो उसको भी ये कर ले। मेरिट तय कैसे होगी? तो ये क्या तो आधार होगा इसका? मेरिट के उसके जो आधार उसकी सर्विस का मेरिट ही बनता जी। है। मान लीजिए कि कहीं जनरल कैटेगरी के जो करने से उसमें वो जनरल कैटेगरी में रिजर्व का भी आता है तो उसमें कंसीडर कर लिया जाए। मगर ये भी एक समस्या थी, किसी विभाग ने इसको कर लिया, किसी ने नहीं किया। तो ये एक कहीं ना कहीं किंतु परंतु रहा है। और आज जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो एक जिसमें सरकार ने भी अपनी सहमति जताई है और उसमें यही है कि भाई डाटा इकट्ठा किया जाए। और डाटा इकट्ठा करने का तो काम बहुत देर से चल रहा है। अगर देखा जाए तो पंजाब हरियाणा में जो केस चला था नागार्जुन का, उसमें भी बहुत देर से यही समस्या जो 1997 से तो लेके अभी तक यही चल रहा है। तो डाटा इकट्ठा करना ही एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा ख्याल से कि इसमें सरकार को आगे, क्योंकि सभी राज्य सरकारों को इसमें पूरी तरह, जब तक वो राज्य सरकारें अपना पूरा सहयोग नहीं देती तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। और बिल्कुल। यही कारण है कि आज तक किसी भी चीज़ को इसको फाइनलाइज नहीं किया जा सका। जी। श्यामल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि ये मसला सीधे सीधे आपके जो जिस महकमे के आप पूर्व सचिव रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है श्यामल जी। क्योंकि आंकड़ों की बात है। राज्य सरकार जब तक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराएंगी मामला आगे नहीं बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल आया था। केंद्र सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि आंकड़े इकट्ठे करें। क्या ये इसके पीछे समस्या क्या है और क्या कारण है? देखिए, ये जो प्रमोशन का जो इशू है, जो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया है ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ये प्रमोशन आज नहीं है, ये पहले से ही था। जी। 1950 से था। 55 से। जी। तो क्या है, ये प्रमोशन जो टिल नाउ जो चल रहे थे, ये ऐसे ही था कि जो जहाँ पर सिलेक्शन, प्रमोशन बाय सिलेक्शन होगा, उसमें रिजर्वेशन नहीं है, ये अभी है। बट जहाँ पर ग्रुप बी से ग्रुप ए तक जो कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज है, अप टू दैट लेवल
अप टू दैट लेवल, अप टू ग्रुप ए लेवल जी प्रमोशन के लिए जो रिजर्वेशन है, अगर ग्रुप ए से ग्रुप ए कोई प्रमोशन है, वो उसमें रिजर्वेशन नहीं है। एग्जाम्पल हम देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल सेक्रेटरीट में लोएस्ट एम्प्लॉई है अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी का प्रमोशन सेक्शन ऑफिसर से होता है और यूपीएससी से कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है। बट जो सेक्शन ऑफिसर से अंडर सेक्रेटरी होगा, वो जो प्रमोशन है उसमें रिजर्वेशन है, पहले था, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर के पहले। जी बट ये जो ग्रुप अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी तक जो प्रमोशन है, उसमें प्रमोशन नहीं है, उसमें रिजर्वेशन नहीं है, वो प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। तो जहां पर सिलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट बाय सिलेक्शन, जो प्रमोशन जो होता है उसमें रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन है जहां पर ग्रुप बी से ग्रुप ए और ग्रुप सी से ग्रुप बी और ग्रुप डी से ग्रुप सी होता है। जी ना सरकार ने जो अभी जो नया निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे, ये है जे जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा, बट उसमें एक कंडीशन लगाया है। क्या कंडीशन है? दैट ये जो जहां पर प्रमोशन हो रहा है, लेट्स से गुरु सेक्शन ऑफिसर था अंडर सेक्रेटरी, तो अंडर सेक्रेटरी तक होना चाहिए। कितना अंडर सेक्रेटरी एससी है, कितना ओबीसी है, कितना शेड्यूल कास्ट है, इसके बारे में पहले चर्चा करके उसके बाद हम प्रमोशन देंगे। तो ये नया तरीका सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसमें तो इश्यू आएगा, डाटा कैसे कलेक्ट करेगा, टाइम लगेगा, बट ये नया निर्देश आ गया है। जी इसमें ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जेक्टिव है, दैट the total reservation should be kept as per the constitutional requirement will remain. So जी it is a new challenge for the government to implement. जी बिल्कुल। केंद्र सरकार ने तो बचाव खासा किया है प्रमोशन में आरक्षण की जो नीति है उसका, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पे 2017 में जो याचिका डाली गई थी उसको भी उससे खारिज कर दिया था। अजय जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा एक बहस का मुद्दा देश में लंबे समय से रहा है। आंकड़ों की बात भी है, इसको लेकर तमाम सवाल भी उठाए जा चुके हैं कि यह नीति ठीक है, उचित है, या क्या इस नीति को लेकर तमाम तरह के पहलू सामने आए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं समझता हूं कि इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें इसके जो हिस्ट्री है, या जो एक हम जिसको जिस तरह से केस प्रोसीड होता है, हमको वो देखना चाहिए कि क्या। तो सबसे पहले इसमें जो रूलिंग है, जजमेंट जो रूल करता है रूस्ट, वो इंदिरा साहनी का जजमेंट एक है जो कि बोलता है कि 50% से ज्यादा की रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, तो देयर शुड बी अ सीलिंग। जी अभी एम नागराज जो कि 5 जज बेंच है, उसमें क्या हुआ कि अगर आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है इवन एट द स्टेज ऑफ प्रमोशन, तो उसमें 3 कंडीशन, मोटा मोटी 3 कंडीशन लेड डाउन हुई। उसमें ये बोला गया कि भाई देयर मस्ट बी सम क्वांटिफिएबल डेटा, कि एक डेटा इकट्ठा करो कि जो इनका बैकवर्डनेस है एससी एसटी का, उसके ऊपर डेटा इकट्ठा करो। फिर ये देखो कि इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगर इनका है, जो इस ग्रुप का एससी एसटी का सर्विसेज में, तो देखो। थर्ड ये देखो कि जो रिजर्वेशन जो अगर आप देते हो, जी तो क्या ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तो नहीं अफेक्ट करेगा। तो देखने की 3 चीज को देखने की बात हुई इसमें जजमेंट में। अब इसमें क्या हुआ कि ये डिफिकल्टीज आई कि हम इसको कैसे हम इकट्ठा करेंगे डेटा, और क्योंकि ये भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होगा। तो फिर इसके बाद फिर से इसको चैलेंज किया गया। अब जो जर्नैल सिंह जो अभी जजमेंट जो रिसेंटली अभी आया, उसमें ये हुआ कि भाई जो नागराज में बोला है सही बोला है, लेकिन 1-2 कंडीशन जो उसकी है वो गड़बड़ है। लेकिन जो डेटा इकट्ठा करने वाली बात है वो आप कैसे करोगे? तो जो सेंट्रल जो था, जो गवर्नमेंट है, वो चाहती थी कि कोर्ट ही इस प्रोसीजर को, या कैसे हम डेटा इकट्ठा करें, ये ले डाउन कर दे। जी
कोर्ट ने कहा कि ये सबसे ज्यादा अच्छा, क्योंकि इसकी जो मशीनरी है वो गवर्नमेंट के पास में ज्यादा है, सारा वेयरविदल गवर्नमेंट के पास में है। कोर्ट और जो गवर्नमेंट वुड मीन्स सेपरेट सेवरल स्टेट्स एज वेल एज सेंटर। तो कोर्ट एक कोई अगर प्रोसीजर ले डाउन करे, शायद वो इतना प्रॉपर नहीं रहेगा। उसके साथ हालांकि ये बताया गया कि जो आप अगर डेटा अगर कोई आप लेके आते हो, तो वो एक कंटेम्पोरेनियस डेटा होना चाहिए, कोई पुराना डेटा मत लाओ। अभी जैसे कि जो डीओपीटी आपने आप जिसकी बात कर रहे हैं 4 तारीख को जो था, तो उसके बारे में सॉरी 12 को, तो उसके बारे में ये है कि अगर आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो, तो आज का डेटा होना चाहिए। जो आप डेटा कोई ऐसा जी नहीं हो जो आप कोर्ट में दोगे कि वो पुराना डेटा तो नहीं है। तो इन सब चीज को एग्जामिन करेंगे। जी बिल्कुल। अब जब इसको हम एग्जामिन कर लेंगे तो ये देखेंगे कि क्या कोई भी जो अ, आप तरीका बताते हो, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स लेड डाउन है उससे कॉन्ट्रेरी नहीं होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने ये बोला कि आप प्रमोशन दो, प्रमोशन सॉरी प्रमोशन में आप रिजर्वेशन दो, उसमें कोर्ट को कोई बहुत ऐतराज कोई भी नहीं है। परंतु एक एक जो मैकेनिज्म है उसको इजाद करने की बात है। मैकेनिज्म कैसे होगा, जब तक आपके पास में डेटा नहीं है, जी बिल्कुल अजय जी, कंटेम्पोरेनियस डेटा हो। मैं समझूंगा इसको कि ये आंकड़े का जो खेल है, लंबे समय से पदोन्नति में आरक्षण का जो मसला है वो इसी वजह से विवादों में उलझा हुआ है कि आंकड़े राज्य सरकार उपलब्ध करा नहीं पाती हैं। केंद्र सरकार इसके पक्ष में है कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। मोदी सरकार ने भी खूब बचाव किया सुप्रीम कोर्ट में इसका। विजय जी, मैं लेकिन दो बातें आपसे जानना चाहता हूं। जब पदोन्नति में आरक्षण का विषय आता है तो एक पक्ष इस दलील का विरोध करता है कि भाई पदोन्नति में आरक्षण क्यों, जब आपने रिजर्वेशन दे दिया तो इससे तो एक तरह से न्याय संगत चीज नहीं होगी कि जो काम के लेवल पर तय चीजें होनी चाहिए उसमें भी आरक्षण आ जाएगा। देखिए, इसका मूल आरक्षण का मूल भाव क्या है जी कि जो लोग पिछड़ गए हैं उनको बाकियों के बराबर लाने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो एक आरक्षण के रूप में कहा गया है। अब जो है जैसे बता रहे थे कि सी, पहले तो सी और डी था, अभी सी कर दिया। सी कैटेगरी में जब भर्ती होती है तब तो आरक्षण मिल जाता है, मगर जब जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर देखें तो कहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या ओबीसी का कहीं कोई नेतृत्व नहीं मिलता। और इसी कारण से कि वहाँ पर भी उनको नेतृत्व मिलना, और क्योंकि सीधा लेके जाएंगे तो आपके पास योग्यता अयोग्यता का सवाल आएगा, मगर नीचे से जब जाएगा तो उसके पास योग्यता होकर ही जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उनका जो है रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और ये जो जब आगे जाएंगे तो वहीं पर रिप्रेजेंटेशन जब तक सभी जगह, और ये तो कोर्ट ने भी माना है कि सभी जगह पे उनका प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, मगर उन्होंने जो अपनी कंडीशन लगाई है, एक तो डाटा चाहिए, दूसरा 50% से ऊपर नहीं चाहिए, और तीसरा डीपीसी में उसकी प्रशासनिक दक्षता चाहिए। और ये सब चीज़ें देखने के बाद उनको जो आगे बढ़ना चाहिए, मगर उसमें फिर रुकावट आती है कि वो डाटा नहीं उपलब्ध है। मगर ये आने का जो मूल भाव था वो तो जो पिछड़ गए हैं उनको बराबर एक सामाजिक में एक समरसता लाने की जो के लिए अपनाई गई प्रतिक्रिया का ये रूप है। नहीं, जो लोग इस नीति का विरोध करते हैं उनका कहना है ये ठीक है, आपने नौकरी में किसी को आने के लिए रिजर्वेशन दे दिया, आरक्षण दे दिया, ये ठीक है, लेकिन पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाए और उसमें काम का आधार नहीं बने, ये कितना न्याय संगत है? देखिए, काम का आधार नहीं बने ये नहीं मैं कह रहा हूँ, वहाँ पर भी काम अगर उसमें ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा तो उसमें दक्षता की, प्रशासनिक दक्षता की बात की है, मगर उसके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए। तो जब उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए तो तब तो उसके पास नहीं हो। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे, मैं कमीशन के तौर पे ही बताऊं अपने एक्सपीरियंस के तौर से ही, तो मेरे पास बहुत से मानो जो सीनियर ए कैटेगरी के लोग आते थे या बी से ऊपर के ऊपर जाने के लिए जब आते हैं तो बी और ए के कैटेगरी के लोग भी आते हैं कि हमसे ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरी जो है ACR ठीक है, मेरी दक्षता यहाँ ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन ठीक है, मगर जब मेरी प्रमोशन हो रही है तो मुझसे जो 4 पॉइंट पे नीचे हैं, जो 2-3 स्टेप नीचे थे वो मेरे बॉस बन गए। तो यही कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसका मूल मतलब था कि
ये यहाँ पर सामाजिक भेदभाव के कारण उनको आरक्षण न मिली, और सामाजिक भेदभाव ही उसके आगे सामने आड़े आया, और इसके लिए वो वहाँ पर आड़े ना आए, इसके लिए उनको एक आधिकारिक रूप से, ताकि वो उनको वहाँ तक जाना चाहिए। और जहाँ तक कि काबिलियत, ऐसी मैं बहुत सारी एग्जाम्पलें दिखा सकता हूँ कि ये जो काबिल थे पीछे रह गए, और वो कारण वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का भी रहा। तो जी। ये जो ना हो, इसके लिए ये जो पदोन्नति में आरक्षण की जरूरत है, और जिसके सरकार उसकी पक्षधर भी है, और सरकार ने तो एफिडेविट उनमें सरकार में अपना हल्फी बयान भी दिया कि हम ये करना चाहते हैं। श्यामल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस मसले पे, क्योंकि जब भी आरक्षण की बात आती है तो उसमें योग्यता और अयोग्यता का भी सवाल आता है। मैं इस बात को मानता हूं कि देश में एक बड़े वर्ग के साथ जाति के आधार पे, सामाजिक स्तर पे भेदभाव हुआ, नौकरियों में आरक्षण मिले, लेकिन पदोन्नति में भी आरक्षण मिले, ये कितना न्याय संगत है? इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये मसला हाई कोर्ट में भी सुनवाई में आया और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले पर सुनवाई हुई। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, गवर्नमेंट में जो काम होता है ऐसे होता है दैट कोई वैकेंसी अगर आया है गवर्नमेंट के सामने, उनका दो प्रोसीजर है। एक है बाय रिक्रूटमेंट करना है डायरेक्टली, और ये भी हो सकता है वो प्रमोशन के बगैर होगा। तो ये डिपेंड करता है जो सर्विस रूल है वो कैसे लिखा है उसके ऊपर। हमारा गवर्नमेंट में 50 लाख का अराउंड 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। उसमें 80-90% एम्प्लॉइज आर ग्रुप बी, सी एंड डी। तो ज़्यादा एम्प्लॉई लोअर कैटेगरी में है। एंड आप टोटल देखिए, ये जो हर एक कैटेगरी में जो रिप्रेजेंटेशन है, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनका वो जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है वो पूरा नहीं है। जी। क्योंकि हम देखा है, अगर कोई अंडर सेक्रेटरी में वैकेंसी हुआ है, अंडर सेक्रेटरी तक तो प्रमोशन में चलता है, रिजर्वेशन चलता है। कोई कैंडिडेट में नहीं है, वो प्रमोशन का जो वैकेंसी है वो खाली रहता है। तो जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट का मिलना बहुत डिफिकल्ट है गवर्नमेंट में। अगर गवर्नमेंट का कि इसका प्रॉब्लम ये है, क्योंकि जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, जो ओबीसी जो कैंडिडेट आता है गवर्नमेंट में, वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द जनरल कैंडिडेट। उनका एज ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो उनका प्रमोशन भी होगा तो वो ज़्यादा हाई लेवल में नहीं जा सकते हैं। आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सेक्रेटरी लेवल में पोस्टिंग है, जी। सेक्रेटरी लेवल में कोई प्रमोशन का नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है। बट फिर भी सेक्रेटरी लेवल में जो आदमी है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी बहुत कम है, बिल्कुल कम है। कोई साल होता है, कोई नहीं है। इसका मतलब ये है दैट जो आ रहा है कैंडिडेट मार्केट से, वो ज़्यादा कैंडिडेट का जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी है, उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी। क्योंकि अजय जी। जो प्रमोशन होता है उनको हम एनुअल कॉर्पोरेशन जी। रिपोर्ट भी देखते अजय हैं। जी, अजय जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, प्रशासनिक कार्यों पर इसका असर पड़ सकता है, इस मुद्दे पर भी बहस हुई है। ये भी एक पहलू है कि अगर आप रिजर्वेशन देते हैं पदोन्नति में तो उसका असर जो प्रशासनिक कामकाज है उसको प्रभावित कर सकता है। इस तरह के सवाल भी उठे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? नो, मेरा हिसाब से इनका कोई ये नहीं है दैट अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी आता है, काम बहुत कम होता है, काम नहीं हो सकता है, ये आइडिया हमारा नहीं है। जी। वो श्यामल भी जी। काम करता है, वो भी अच्छा बात ऑफिसर है, वो अपने अच्छे जी, staff- श्यामल जी, मैं आपसे सहमत हूं। श्यामल जी, जो बात आप कह रहे हैं मैं समझना चाहता हूं अजय जी से। अजय जी, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? कोर्ट में ये डिस्कशन हुआ था ये बात पे, और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी डिबेट इसी मुद्दे पे केंद्रित है कि क्योंकि एक तबका या जो शायद इसके
जो इसका बेनिफिट नहीं जिनको मिलता है, वो ये समझते हैं कि अगर हम ऐसे किसी कैंडिडेट को प्रमोट करवाते हैं, जो कि शायद उनकी नज़र में कैपेबल नहीं था, फिर भी थैंक्स टू दिस अफर्मेटिव एक्शन की जो पॉलिसी है हमारी कंट्री में, इसके कारण से उसका वो वहाँ पर या तो सिलेक्ट हो गया, तो क्या सिलेक्ट होने के बाद भी प्रमोट करने के टाइम पे भी उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए? क्या वो जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, उसका जो एडवांटेज उसको मिलना चाहिए? इसके ऊपर बहुत डिस्कशन चला, क्योंकि शायद सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज की डेट में हमारे सोसाइटी में भी, वो कोर्ट उसको एप्रिशिएट करता है। इसलिए कोर्ट ने इनफैक्ट ये एक पॉइंट ले डाउन किया कि जो जो एफिशिएंसी है, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, उसको भी ध्यान में रखा जाए जब आप डेटा कलेक्ट करते हो। हाउएवर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो कि शायद अगर मैं एक्स्ट्रा लीगल साउंड नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जब प्रमोशन के लिए कोई बैठता है इंटरव्यू में या एग्जाम्स में, या जो उसके एसीआर वगैरह, जब ये सारी चीजों को देखा जाता है, तो कई बार ये पाया गया है कि कहीं ना कहीं वहां पे भी, उस लेवल पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये कहना कि एक बार आप किसी कैटेगरी के इंसान को आपने इंडक्ट कर लिया, जी। तो उसके बाद उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जी। इनफैक्ट ना सिर्फ, मैं शायद थोड़ा सा बियॉन्ड जा रहा हूँ, लेकिन ना सिर्फ किसी नौकरी में जब कोई थैंक्स टू अफर्मेटिव एक्शन जाता है, ना सिर्फ वहां, बल्कि इवन बिफोर दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में भी अगर आप देखेंगे, तो जो जो सदियों से जो डिस्क्रिमिनेशन चले आ रहा है, जिसके कारण वो अफेक्ट हुए हैं, जी, उनको जाहिर वहां जाहिर पर तौर भी वो पर फेस जाहिर करना तौर पड़ता पे है। बात चाहे नौकरियों में आरक्षण की हो या पदोन्नति में आरक्षण की हो, इसको लेकर अलग-अलग पहलू, अलग-अलग लोगों के सोचने का, अपनी-अपनी बात कहने का तरीका रहा है। लेकिन विजय जी, एक बहुत बड़ा मसला ये भी रहा है, 2018 में जो संविधान 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ थी, उसने क्रीमी लेयर का मुद्दा भी उठाया था और उसने ये कहा था कि जो क्रीमी लेयर के तहत आते हैं, उनको पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो क्रिमिनल की जी। परिभाषा क्या है, यही अभी तक कहीं मुझे तय नहीं दिखाई दी। मगर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो कहीं भी उसके क्रिमिनल के कारण नहीं हो रहा। उसकी जो जातिगत जो व्यवस्था है, उस कारण हो रहा है। ये आरक्षण किसी विशेष जाति के लिए नहीं है, उनके लिए है जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनको आगे बढ़ाने के लिए। और आज भी अगर हमारे पास केस आते हैं, अगर कोई आईपीएस हमारे पास केस लेके आता है, कोई आईएएस ऑफिसर केस लेके आता है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन, अब बताइए कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है। अब वो उसके साथ क्रिमिनल होने के बावजूद भी अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी क्रिमिनल के कारण उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसका भेदभाव उसकी जो है, उसके वो ओबीसी है या वो एससी है या एसटी है, इस कारण है। अब मेरे पास एक केस भी आया था, एक आईएएस ऑफिसर ने कह दिया कि मेरे महिला आईएएस ऑफिसर का था कि मैंने तो शादी है, और मेरे पास वो न्यूज़ में भी आया था, मैंने खुद तो मेरी शादी है, तो मगर मेरे गांव में ये हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देता। मेरा जो पति है वो भी आईपीएस है, और उसने मुझे शादी पे आना तो घोड़ी पे चढ़ के आना है और मुझे सुरक्षा दी जाए। अब बताइए, यहाँ पे क्या क्रिमिनल को किसको कहते हैं कि यहाँ पर उसके साथ भेदभाव। एक आईपीएस ऑफिसर जिसकी शादी आईपीएस के साथ हो रही है, उसको भी सुरक्षा चाहिए कि मेरे गांव में इस तरह की व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था, ये मानसिकता ऐसा नहीं है कि बाकी जगह पे नहीं है, कार्यों में भी है, कार्यालयों में भी है, और चाहे वो प्रादेशिक है चाहे केंद्रीय है, ये सभी जगह है। और इसीलिए ये सब काम हो रहे हैं। और इसका जो विशेष रूप से आप कह रहे थे कि जब इसकी चर्चा हुई कि कहीं उसकी काम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, प्रशासनिक दक्षता का जो सवाल है, प्रशासनिक, मगर ये ऐसा सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ही क्यों सोचना? क्या आपके पास जनरल कैटेगरी के ऐसे लोग नहीं सामने आए जो कि दक्ष ही नहीं है, उसमें उनके पास प्रशासनिक दक्षता नहीं है? ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारे पास भी है। मगर अनुसूचित जाति को लेके कि उनकी काबिलियत है या नहीं है, इसके ऊपर चर्चा करना तो वहाँ पर भी है।
तो मगर यहाँ पर जो रिजर्वेशन की मूल भावना को ही समझते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये कि आप काबिल नहीं हो, आपके कारण अगर आप आ जाओगे तो ये प्रशासनिक कार्य खत्म हो जाए, ये एक तरीके से उनके साथ भेदभाव है या उनको डिग्रेड कर, पब्लिक तौर पर उसको डिग्रेड करने की बात है। तो इसलिए ही ये सारा मसला आगे, मतलब दक्षता का सवाल भी इसलिए उठाया जाता है ताकि आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाए। हाँ, दक्षता, जो दक्ष लोग हैं, मेरे पास ऐसी, यानी मैं चेयरमैन रहा, मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं कि वो पूरी तरह से काबिलियत से भी, प्रोजेक्ट भी उसने सबसे ज़्यादा किए, काम, उसकी क्वालिफिकेशन भी सबसे ज़्यादा, मगर प्रमोशन में जो नीचे वाला था वो ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो इसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। और ये सरकार के पहलुओं को, और बार बार हम उनको सुचेत भी करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि इनके ऊपर भी काम करना चाहिए, जो एनुअल रिपोर्ट जी उसमें भी जाती है। बिल्कुल विजय जी, जाहिर तौर पे सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि राजनीति कहा जाए इसके पीछे या कुछ और कहा जाए, क्योंकि अलग अलग वर्ग और अलग अलग जातियों की तरफ से भी रिजर्वेशन की मांग हो रही है, तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं। इसलिए भी समय समय पर इस तरह के जो पहलू हैं कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए तो कितना दिया जाए, आंकड़े जुटाए जाएं तो कैसे जुटाए जाएं, राज्य सरकारों की भूमिका क्या रहने वाली है, ये सब पहलू उभर के सामने आते हैं। बहरहाल आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है जिस पे चर्चा करने के लिए और बहुत समय चाहिए, लेकिन मेरे पास समय की अपनी एक सीमा है। विजय जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी, श्यामल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।